हेलो हाय वेलकम नमस्ते। मेरा नाम है ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सेमेस्टर 4 में सब्जेक्ट है इंटरमीडिएट मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो, जहां पे हम बात करेंगे एग्रीगेट डिमांड के ऊपर और साथ साथ इसी वीडियो में खत्म कर देंगे पूरी तरीके से एग्रीगेट डिमांड को। ठीक है, टॉपिक्स थोड़े से कम है एज कंपेयर टू एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, तो इसलिए जल्दी हो जाएगा हमारा ये वाला कंसेप्ट। और जिन बच्चों को भाई नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836336, यहां जाके नोट्स ले सकते हैं। अब आते हैं आज की वीडियो पे, जहां पे हम बात करने वाले हैं एग्रीगेट डिमांड कर्व के बारे में। तो लेसन नंबर 2 ही चल रहा है अभी तक हमारा, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट। ठीक है, तो अब एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या है। तो प्रीवियस वीडियो में उसके लास्ट में बात की थी लॉ ऑफ डिमांड की और सप्लाई की, है ना। अगर आप लोगों को याद हो तो हमने देखा था कि लॉ ऑफ डिमांड में क्या दिखाते हैं हम लोग कि डिमांड का प्राइस से क्या रिलेशन चल रहा है। जो हमने देखा था कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड जो है कम हो जाएगी, और अगर प्राइस कम होगा तो डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और सप्लाई में बिल्कुल इसका उल्टा होता है, सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशन होता है, वो हम सप्लाई वाले टॉपिक में ही पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, तो डिमांड का हमारा ये रूल होता है। तो बात है एग्रीगेट डिमांड और डिमांड में फर्क क्या है। देखो, डिमांड तो एक सिंगल मार्केट की भी हो सकती है, सिंगल कंज्यूमर की भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन जब हम एग्रीगेट डिमांड की बात करते हैं वो हम बात करते हैं पूरे इकोनॉमी को लेके एक साथ, है ना। इकोनॉमी एज अ होल, कि भाई पूरी इकोनॉमी ले ली, उसके बाद जो डिमांड हो रही है पूरे इकोनॉमी के हर एक मार्केट में क्या डिमांड चल रही है, उस हिसाब से क्या प्राइस लेवल चल रहा है, क्या आउटपुट लेवल चल रहा है, उसको हम किसमें देखते हैं, एग्रीगेट डिमांड के अंदर। तो समझते हैं एग्रीगेट की डिमांड की डेफिनेशन क्या है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइस लेवल, कॉम्बिनेशन किसका, प्राइस लेवल का और आउटपुट का। तो यहां हमने बोलते देखा कि प्राइस के हिसाब से डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो जब भी हम प्राइस लेवल और आउटपुट लेवल को एक साथ लेके चलते हैं, कंबाइन करते हैं, जो ग्राफ बनाते हैं उसमें क्या बोलते हैं, एग्रीगेट डिमांड। चाहे वो गुड्स हो कंज्यूमर गुड्स, चाहे वो गुड्स हो प्रोड्यूसर गुड, यानी कि एसेट मार्केट गुड्स आर इन इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड एग्रीगेट डिमांड। और एक किसमें होने चाहिए, इक्विलिब्रियम में होने चाहिए। इसको क्या बोलते हैं, एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि अगर मैं कंज्यूमर मार्केट की बात भी करूं तो कंज्यूमर्स जैसे ही प्राइस बढ़ेगा कंज्यूमर डिमांड कम कर देंगे, प्राइस कम होते कंज्यूमर डिमांड बढ़ा देंगे। यानी कि जो हमारा रिलेशनशिप सिर्फ लॉ ऑफ डिमांड में था ना, वही रिलेशनशिप हमारा एग्रीगेट डिमांड में भी काम करता है। उसको हम ग्राफ से भी समझेंगे। पहले अब आगे आते हैं। फॉर अ गिवन इक्विलिब्रियम इन गुड्स एंड एसेट मार्केट, अगर मैं इक्विलिब्रियम की बात करूं कहां पे, गुड्स और एसेट मार्केट में, एनी चेंज इन प्राइस लेवल, अगर प्राइस लेवल में कोई भी चेंज आया तो सिंपल सी बात है डिमांड को अफेक्ट करेगा ही करेगा, आउटपुट लेवल को अफेक्ट करेगा ही करेगा। तो चेंजेस द क्वांटिटी ऑफ रियल बैलेंसेस, और ये चेंज किसको कर देगा, क्वांटिटी ऑफ रियल बैलेंसेस को, यानी कि इफेक्ट जरूर डालेगा। अब आगे समझते हैं इफेक्ट्स में क्या आता है हमारे पास। तो अब प्राइस फॉल विल इंक्रीज रियल बैलेंसेस। अगर मान लो प्राइस फॉल कर गया तो देखो, अगर मैं कभी भी एक बात करूं कि भाई कंज्यूमर जो है वो अच्छा फील कब करता है, तो अच्छा फील अगर मैं कंज्यूमर की बात करूं तो वो जब वो किसी भी हालत में ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम कर पाए, है ना। इसी को पता है क्या बोलते हैं कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, मोनोटोनिक प्रेफरेंस। ठीक है, वो जितना ज्यादा गुड्स को कंज्यूम करेगा, ठीक, उसे उतना ही बेटर फील होगा। और वो गुड्स ज्यादा कब कंज्यूम कर पाएगा, या तो उसकी इनकम का लेवल बढ़ जाए, वाई से दिखा रहा हूं मैं इनकम को। ठीक है, या तो उसकी इनकम का लेवल बढ़ जाए। अब इनकम की लेवल बढ़ाने के भी दो तरीके होते हैं, या तो सही में उसकी रियल इनकम बढ़ जाए, उसकी इनकम बहुत रैपिडली बढ़ गई, ठीक है, या फिर इनकम ना बढ़ी तो कोई दिक्कत नहीं है, प्राइस काफी कम हो गई गुड्स और सर्विसेज के। दोनों का मतलब एक ही होता है, क्योंकि अगर प्राइस कम हो गई तब भी उसकी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी सेम लेवल ऑफ इनकम पे, या उसकी रियल इनकम बढ़ जाए। ठीक है, तो इस दोनों केस में क्या होता है, कंज्यूमर ज्यादा गुड्स और ज्यादा सर्विसेज को यूज कर पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो ज्यादा सेटिस्फाइड फील करता है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला यहाँ पे कि इक्विलिब्रियम जो होता है ना गुड्स और एसेट मार्केट के बीच में, तो अगर कोई भी चेंज आया प्राइस लेवल में, वो आउटपुट लेवल को चेंज जरूर करेगा। अब इफेक्ट्स क्या है इसके। अब प्राइस फॉल विल इंक्रीज रियल बैलेंसेस, अगर प्राइस में फॉल आया तो वो इंक्रीज कर देगा रियल बैलेंसेस को, यानी कि हमारी इनकम को अपना भी बढ़ा देगा। ठीक है, रिड्यूसिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया गया, ये भी एक तरीका होता है इंक्रीज करने का, किसकी, कंज्यूमर की इनकम को। जब भी देखा होगा आपने, अगर मार्केट में डिफ्लेशन बहुत ज्यादा है या फिर डिमांड बहुत कम हो रही है, तो आरबीआई जो है ना कट करती है किसको, इंटरेस्ट रेट को। और जब इंटरेस्ट रेट को कट करेगी तो लोग लोन लेना शुरू करेंगे, लोन ले करेंगे क्या, डिमांड्स करेंगे गुड्स और सर्विसेज की, जिसकी वजह से डिफ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा। और इन्फ्लेशन में इसका उल्टा किया जाता है। ठीक है, तो रिड्यूसिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट डिमांड को इंक्रीज कर देते हैं, क्योंकि जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होंगे, सिंपल सी बात है, लोग लोन की डिमांड करेंगे। अब डिमांड भी दो तरीके के लिए की जाती है, या तो इन्वेस्टमेंट करेंगे उस पैसे का, इन्वेस्टमेंट कहां पे, बिजनेसेस वगैरह करेंगे, उसमें इन्वेस्ट करेंगे पैसा, या फिर वो खुद की गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करने में उस पैसे को इन्वेस्ट करेंगे।
ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट डिमांड, दिस लीड्स टू एन इंक्रीज इन इक्विलिब्रियम आउटपुट, और इस तरीके से इक्विलिब्रियम आउटपुट बढ़ जाएगा। क्योंकि जब डिमांड फालतू होगी तो सिंपल सी बात है, कंपनीज या फिर प्रोड्यूसर सोचेंगे कि भाई डिमांड को कैसे फुलफिल किया जाए, तो वो आउटपुट को बढ़ाना शुरू करेंगे, जिसकी वजह से मार्केट में इक्विलिब्रियम आउटपुट इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, और डज अ डिक्लाइन प्राइस लीड्स, अगर प्राइस घट गए तो भी क्या होगा, आउटपुट में इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि प्राइस घट गए तो लोग फिर से डिमांड बढ़ा देंगे, अभी भी डिस्कस किया हमने, जिसकी वजह से क्या होगा, कंपनीज को, प्रोड्यूसर को, इंडस्ट्रीज को अपना लेवल ऑफ आउटपुट इंक्रीज करना पड़ेगा। तो गिविंग द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइसेस एंड आउटपुट, और इस तरीके से हमें क्या मिलता है, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइसेस एंड आउटपुट देखने का मौका मिलता है लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से। अब यहां पे आते हैं, दो ग्राफ को समझते हैं अच्छे से। यहां पर देखो इंटरेस्ट रेट की बात की गई है, और यहां पे है आउटपुट लेवल और इनकम लेवल। तो अगर मैं इंटरेस्ट रेट की बात करूं, ठीक है, तो इसके यहां पे समझना, अब जैसे इंटरेस्ट रेट हाई था तो क्वांटिटी कम कंज्यूम कर रहे थे, तो देखो इंटरेस्ट रेट देखो पी नोट है, तो क्वांटिटी भी क्या कंज्यूम हो रही है, क्यू नोट। उसका रीजन क्या है, अगर मार्केट में इंटरेस्ट जो है उसका रेट कम है, ऊपर तो बात कर ही चुका हूं मैं, इंटरेस्ट रेट कम है, तो सिंपल सी बात है, लोन लेना क्या पड़ेगा, महंगा। ठीक, और जब लोन लेना महंगा लोन लेना क्या पड़ेगा, सस्ता पड़ेगा, उल्टा बोल दिया। जब इंटरेस्ट रेट चीप है तो लोग लोन इजीली ले पाएंगे और को भी सस्ते रेट पर ले लेंगे, तो लोन में क्या मिलेगा, सस्ता मिलेगा, तो लोग लोन जो है वो लेना बढ़ाएंगे। और जब लोन लेना बढ़ाएंगे तो सिंपल सी बात है, आउटपुट लेवल क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि जब लोन लेंगे उस पैसे करेंगे क्या, डिमांड करेंगे, तो आउटपुट लेवल बढ़ेगा। लेकिन ये कब होगा, जब इंटरेस्ट रेट कम है। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है तो वो लोन लेना क्या कर देंगे, कम, क्योंकि कॉस्ट जो आ रही है लोन लेने की वो ज्यादा आ रही है, जिसकी वजह से आउटपुट लेवल क्या हो जाएगा, या फिर कंजप्शन लेवल क्या हो जाएगा, क्वांटिटी लेवल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यही सेम बात आप यहां पे देखो, इंटरेस्ट रेट जब कम था, यहाँ पे क्या नाम है, ये रहा, तो क्वांटिटी लेवल ज्यादा थी, क्योंकि लोन फालतू ले पा रहे थे, क्वांटिटी लेवल ज्यादा था, Q1 था। जैसे इंटरेस्ट जो है वो P1 से P नोट हो गया, यानी कि इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, ठीक है, इसको तुम प्राइस लेवल बढ़ना ही बोल सकते हो, तो क्वांटिटी लेवल ये हो गई। इसी बात को अगर हम इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू समझे तो सिंपल सी बात है, अगर हमारा इंटरेस्ट रेट P नोट पे है, इंटरेस्ट रेट अगर हमारा P नोट पे है, तो सिंपल सी बात है, यानी कि इंटरेस्ट रेट क्या है, कम है, ज्यादा है, इंटरेस्ट रेट यहाँ पे हमारा क्या है, ज्यादा है। और जब इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो इनकम क्या हो गई, कम हो गई, और जब इनकम कम होगी तो क्वांटिटी में यहाँ कंज्यूम करूंगा। और जब इंटरेस्ट रेट जो है हमारा वो कम हो जाएगा तो हमारी इनकम एक तरह से बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि मैं लोन ज्यादा ले पाऊंगा। जैसे इंटरेस्ट रेट कम होगा, मैं लोन फालतू लूंगा तो डिमांड फालतू करूंगा, तो मेरी इनकम क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो मैं Q1 पे डिमांड करूंगा। तो ये था हमारा ग्राफ, रिलेशनशिप बिटवीन इंटरेस्ट रेट, आउटपुट एंड इनकम। अब समझते हैं प्राइस लेवल एंड आउटपुट और इनकम। तो यहां पे देखो, एक बात और समझा दूं, जब P नोट पे हम कंजप्शन कर रहे थे, यानी कि जब इंटरेस्ट रेट हाई था, ठीक है, जब इंटरेस्ट रेट हाई था तो हम लोन कम ले पा रहे थे और आउटपुट भी कम खरीद पा रहे थे, तो जो हमारा जो इक्विलिब्रियम पॉइंट था वो था E नोट। लेकिन जैसे ही वो P1 पे आया, हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या हो गया, E1। इस बात का ध्यान रखना, मतलब जैसे ही इंटरेस्ट रेट हमारा क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, तो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट भी चेंज हो जाता है। इनकी अगर इंटरेस्ट रेट में कोई भी इफेक्ट आया, चाहे वो डिक्रीज हो चाहे इंक्रीज हो, वो हमारे इक्विलिब्रियम लेवल को भी चेंज कर देगा। सेम ऐसे यहाँ पे देखो, प्राइस लेवल और आउटपुट इनकम, ठीक है, आउटपुट और इनकम में क्या फर्क है वो समझते हैं। तो प्राइस लेवल, जब प्राइस लेवल हाई है, सपोज करो ये P1 है, ठीक है, इसे P नोट ही दे देते हैं, P नोट है, तो हम Y नोट क्वांटिटी की डिमांड करेंगे। जब प्राइस लेवल हाई है तो लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से हमारी इनकम क्या हो गई, कम हो गई, क्योंकि प्राइस हाई है तो मेरी परचेसिंग पावर कम हो गई, यानी कि मेरी इनकम कम हो गई, तो मैं क्वांटिटी की डिमांड कम करूंगा, और जब क्वांटिटी डिमांड कम करूंगा तो मैं E नोट पे कंजप्शन करूंगा। लेकिन जैसे ही प्राइस लेवल क्या हो गया, कम हो गया, अरे वाह मेरी तो मौज हो गई, परचेसिंग पावर बढ़ गई, और जब मेरी परचेसिंग पावर बढ़ी यानी कि मेरी इनकम क्या हो गया, Y1, तो मैं क्वांटिटी ज्यादा डिमांड करूंगा, यानी कि शिफ्ट आएगा E1 तक का। तो ये था हमारा कि जैसे ही प्राइस लेवल में चेंज आए, ठीक है, या फिर इंटरेस्ट लेवल में चेंज आए, तो एग्रीगेट डिमांड में भी चेंज आ जाता है। आई बात समझ में, यानी कि एग्रीगेट डिमांड के इक्विलिब्रियम पॉइंट पे भी चेंज आ जाता है। तो ये हमारा था एग्रीगेट डिमांड का कंसेप्ट, जो हमारा इस वीडियो में खत्म हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे एग्रीगेट सप्लाई की, उसमें कंसेप्ट थोड़े ज्यादा है, तो ध्यान से देखना। और भाई उससे पहले इन वीडियोस को जरूर देख लेना, क्योंकि हर एक वीडियो का रिलेशन होता है प्रीवियस कंसेप्ट से। तो अगर आप सीरीज वाइज वीडियो नहीं देख रहे हो तो आप लोगों को बहुत सी दिक्कत आएंगी कुछ कंसेप्ट्स में समझने में। आई बात समझ में? तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अब इसको जो उतारना है उतार ले। आई बात समझ में? ठीक है। और भाई अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक के बिना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। इसको जो उतारना उतार सकता है।